हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट फॉर जुडिशियल सिलेक्शन में। जैसा आप सभी जानते हैं कि अब से पहले मैं आप सभी के लिए जो लेकर आई थी भारतीय न्याय संहिता का बेसिक स्ट्रक्चर चैप्टर वाला, तो काफ़ी डिले हमारी जो वीडियो हो गई है, बट हम प्रॉपरली आपको पर वीडियो लेकर के आएंगे। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन फर्स्ट। पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता दूं। देखिए, ये एक्ट का नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023 और एक्ट नंबर है 45, और हमारा जो आईपीसी था उसका एक्ट नंबर भी 45 ही था। 25 दिसंबर 2023 को जो है राष्ट्रपति जी की इसको कंसर्ट मिल चुकी थी। आइए अब देखते हैं इसका पर्पस क्या है। देखिए, हमारी जो बीएनएस है, जो भारतीय न्याय संहिता है, उसका मेन पर्पस है अपराधों से संबंधित जितने भी उपबंध हैं। देखिए, क्योंकि पहले क्या था, अलग अलग बिखरी हुई थी सब चीज़ें, कोई मेन स्पेसिफिक परफॉर्मा नहीं था। बट यहाँ पर क्या है, अपराधों से संबंधित उपबंध जो हैं उनका समेकन करना और उनका संशोधन करना। समेकन मतलब उनको एक जगह कलेक्ट करना, यानी कि अपराधों से संबंधित जितने भी प्रोविजन है उनको एक जगह कलेक्ट कर लिया, कंसोलिडेट कर लिया, और अगर उनमें ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा बहुत उनमें संशोधन कर लिया, और या फिर उनसे मिलते जुलते। आनुषंगिक का मतलब होता है उनके जैसे, उनसे संबंधित और विषय जो है उन सबको अपने आप में इंक्लूड करने वाला यह अधिनियम है। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रेम्बल है उससे भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि अपराधों से संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन करना, ठीक है, और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम बनाया गया है, ठीक है। आइए अब हम आते हैं प्रिलिमिनरी अपने सेक्शन फर्स्ट पर। जैसा आप सभी जानते हैं, साथ के साथ हम आपको यहाँ पर यह भी बताएंगे ये चीज़ें आईपीसी में आपने कौन से सेक्शन में पढ़ी थी। तो प्लीज़ लास्ट तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहेगा, बट साथ ही साथ इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने हर स्टूडेंट्स तक, क्योंकि इस वीडियो में हम आईपीसी भी का भी कंपैरिजन आपको कराएंगे, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट केस लॉस के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, इस एक्ट का नाम है, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता है। तो देखिए, यहाँ पर अधिनियम यानी कि एक्ट है और यहाँ पर कोड जो है संहिता है, बट आप लोग जानते हैं कि चीज़ें एक ही होती हैं, ठीक है। अधिनियम भी क्या है, अधिनियम उसको कहते हैं जो मतलब गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा पारित हो चुका होता है, बना लॉ कंप्लीट हो जाता है। और संहिता का मतलब जितने भी हमारे बिखरे हुए लॉज हैं उनको जो इंक्लूड कर देना। बट यहाँ पर सेंस हो ये कि एक तरीके से क्या है, ये अधिनियम ही है, क्योंकि इसको पार्लियामेंट के द्वारा ही पारित किया गया है, राष्ट्रपति की इसको कंसेंट मिली है। और चूंकि जो हमारे क्रिमिनल रूल्स थे उनको एक जगह कलेक्ट कर लिया गया है, इसलिए इसको संहिता बोला गया है। सेक्शन फर्स्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे कि इसका शॉर्ट टाइटल देखेंगे और कमेंसमेंट देखेंगे एंड एनफोर्स देखेंगे। दूसरी बात मैं देखिए यहाँ पर आपको ये बता दूँ, आईपीसी में अब बहुत से एक्टों में हमने चीज़ें पढ़ी थी कि संपूर्ण भारत पर लागू होगा, बट बीएसए में भी अगर आपने पढ़ा होगा और बीएनएस में आप ये वर्ड नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि यह वर्ड कहीं ना कहीं इनकी पावर को जो है लिमिटेड करता था। और यहाँ पर क्योंकि आज के टाइम में हमारे तीनों ही जो क्रिमिनल लॉज हैं उनमें डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक जो है रिकॉर्ड्स को, एविडेंस को मान्यता दी गई है। तो इलेक्ट्रॉनिक और जो डिजिटल एविडेंस होते हैं, जो इन इलेक्ट्रॉनिक के डिजिटल माध्यम से भी जो क्राइम किए जाते हैं, वो पैसिफिक एक लिमिटेड एरिया में नहीं किया जा सकते। आप भारत से बाहर भी कर सकते हैं उस चीज़ को। जब भारत में बैठा हुआ व्यक्ति इन चीज़ों को यूज़ करके भारत से बाहर कर सकता है। तो इसलिए अगर संपूर्ण भारत में विस्तार को हम यहाँ पर इंक्लूड करते तो शायद ये लिमिटेड हो जाता है, इसलिए इस वर्ड को यहाँ से हटा देंगे। आप लोग को ध्यान देने वाली बात है। और ये आप लोग जानते ही हैं कि कब प्रवृत्त होगा, तो 1 जुलाई 2024 से ये जो चीज़ें हैं लागू हो चुकी हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए सबसेक्शन 3। ये धारा एक ही चल रही है, बट इस धारा ने आईपीसी की जो है 5 धाराओं को अपने अंदर जो शामिल कर लिया गया है। ये जो अब धारा 1 का सबसेक्शन 3 पढ़ेंगे, वो आईपीसी के अंदर हम सेक्शन 2 के अंदर पढ़ते थे कि प्रत्येक व्यक्ति, अब देखिए यहाँ पर व्यक्ति शब्द हुआ है, पहले मैं बता दूं, ना तो यहाँ पर नागरिक है ना ही नेचुरल पर्सन, सीधी सी बात है। यहाँ व्यक्ति शब्द के अंतर्गत जो आपके कंपनियां, निगम भी होते हैं, उनको भी इंक्लूड किया गया, और साथ ही विदेश, भारतीय और विदेशों को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल कार्य और लोप, ध्यान रखिएगा, चाहे एक्ट करे या ओमिशन करे, दोनों ही अपराधों को, जो किसके अंतर्गत है, इस संहिता के, इनके बीएनएस के, वह भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। वो कहाँ होगा? हमारे बीएनएस के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही दोषी माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा।
तो यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए सबसे पहले तो ये सेक्शन बात करता है कि आने वाले जितने भी ऑफेंसेस होंगे हमारे बीएनएस के अंदर, वो प्रत्येक व्यक्ति उनके लिए लायबल होगा, चाहे वो विदेशी हो, भारतीय हो, चाहे वो कंपनी हो या निगम हो, वो चाहे कोई एक्ट करे या ओमिशन करे, और वो भारत के भीतर जो सब सेक्शन 3 बात करता है, आईपीसी का 2 करता था, वो ये कह रहे हैं कि भारत के भीतर मतलब अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत के अंदर आकर के किसी चोरी या लूट में शामिल होता है, तो इसका मतलब वो ये कहकर नहीं बच सकता कि मैं तो विदेशी हूँ। भाई आपने भारत के अंदर ऐसा अपराध किया है जो हमारी बीएनएस अपराध बनाती है, तो आप भी उसमें जो है अपराधी होंगे। ये बहुत ही आपका सिंपल है। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन हमारा 4, और सबसेक्शन 4 जो है देखिए वो आईपीसी में आप पढ़ते थे सेक्शन 3, ठीक है। इसका हो गया आपका सबसेक्शन 4। ये क्या बात करता है, अभी तक जो सबसेक्शन 3 में आपने पढ़ा उसमें बताया गया था कि भारत के भीतर कोई भी अगर इस आईपीसी बीएनएस के अंदर दिए हुए ऐसे कामों को या करता है, ऐसा ओमिशन करता है जो क्राइम है, तो वो दोषी होगा। बट यहाँ पर अब बात आती है भारत से परे। तो भाई अगर भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा विचारण के लिए दायी होगा, इनके कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर कोई ऐसा अपराध कर रहा है जो यदि भारत में किया जाता, तो भारत में उस समय जो लॉ अप्लाई हो रहे हैं, लागू हो रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग उसका भारत में ट्रायल किया जाता, विचारण किया जाता। तो अगर वो भारत से परे इस प्रकार का कोई कार्य करता है, तो ऐसा माना जाएगा, उसको ऐसे माना जाएगा कि उसने भारत के भीतर ही वो कार्य जो है किया है। तो 3 सबसेक्शन आपका भारत के अंदर करने वाले ऑफेंसेस की बात करता है, और सबसेक्शन 4 जो है भारत के बाहर। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। भाई ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी भी डिजिटल चीज़ को यहाँ पर टारगेट बनाकर भारत के बाहर भी अपराध कर रहा है, तो भी उस पर ये चीज़ें जो है अप्लाई होने वाला है। मानो अगर कोई व्यक्ति जो है, कोई हिंदू है, विदेश में चला गया, वहाँ पर उसने वो पहले से ही शादीशुदा, उसके बाद फिर उसने विवाह कर लिया, तो वो ये नहीं कह सकता कि भाई वो तो भारत के बाहर है, उस पर सेक्शन 80 जो है बीएनएस का, 82 जो है बीएनएस का फिर भी अप्लाई होगा, बाइगेमी वाला, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकता कि मैं तो भारत से जो था बाहर था, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति मानो छल करता है और उसका कनेक्शन मतलब लिंक जो है भारत से रहता है, सीधे सीधे देखिए मेनली इन सबसेक्शंस में 3 तो आपको बिल्कुल क्लियर है। जो 4 है इसमें ज़्यादा सोचने वाली बातें नहीं है, इनमें सिंपल से इतनी बातें हैं कि भारत से बाहर अगर कोई अपराध होता है, तो यहाँ पे देखिए व्यक्ति वर्ड यूज़ हुआ, यहाँ पर ये यूज़ नहीं हुआ कि अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश में अपराध करता है। यहाँ सबसेक्शन 4 के अंतर्गत भारतीय भी दोषी होगा, विदेशी भी दोषी होगा। बट आप सोच रहे होंगे कि भाई भारत से बाहर अगर कोई विदेशी करेगा तो भारत में क्यों दोषी होगा। देखिए किसी ना किसी तरीके से वो भारत से इंक्लूड, वो जो जिस ऑफेंस को वो कर रहा है, वो ऑफेंस किसी ना किसी तरीके से भारत के किसी मैटर से कनेक्टेड है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ऐसे नहीं तो विदेशी तो विदेश में अपराध करेंगे तो भारत के लॉ से उनका क्या लेना देना है। बट यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि किसी ना किसी तरीके से वो भारत के किसी पर्सन से इंक्लूड है, भारत की किसी जगह से वो इंक्लूड मतलब जुड़ा हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 5, जो कि सेक्शन 4 आईपीसी में हम सब पढ़ते थे। तो ये चीज़ें आप ध्यान के ध्यान लिखते जाइए। देखिए आप सभी के पास जो बीएनएस का बेयर एक्ट होगा उसमें आप कच्ची पेन से चीज़ें ज़रूर लिखते रहना, क्योंकि आने वाले देखिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें यहाँ से क्वेश्चन अभी ज़रूर पुटअप होने हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए टारगेट बनाना है बीएनएस को, और उसमें आप आईपीसी जो है इंक्लूड करते जाना है। नेक्स्ट अभी संहिता के उपबंध देखिए। अब यहाँ पर आपको क्या याद रखनी है, भारत से बाहर और परे। देखिए विदाउट और बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब आप लोग जानते हैं परे भारत से, मतलब भारत की सीमा से बाहर। विदाउट का मतलब होता है जो भारत विदेशी देशों में जो भारत के एम्बेसडर्स होती हैं, जो दूतावास होते हैं, उनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। इसके लिए विदाउट वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, बाहर वर्ड यूज हुआ है। अब यहाँ पर है देखिए मेन ये बात कि अगर भारत से बाहर का कोई व्यक्ति भारत का जो नागरिक होगा वो भारत से बाहर या परे कोई ऑफेंस करता है तो वो भारत में दंडनीय माना जाएगा। नेक्स्ट आता है बी, ये कह रहे हैं कि भारत में रजिस्टर्ड पोत या वायुयान, शिप या एयरक्राफ्ट। ये 2 वर्ड आपको ध्यान रखना है। यहाँ आपका जो थल वाला है उसको यूज़ नहीं किया गया। जो आप जैसे हमारे शिप एरोप्लेन होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, या फिर हमारे जो शिप होते हैं पानी वाले, अगर उनमें कोई ऑफेंस होता है और वे कहाँ हो, भारत में रजिस्टर्ड हो, मानो अमेरिका जा रहा है कोई शिप या जो आपका एरोप्लेन है और वो भारत की सीमा से तो बाहर निकल चुका है बट भारत में रजिस्टर्ड है, तो अगर उसमें कोई अपराध होता है तो वो
वो व्यक्ति भारतीय लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न होगा, ये आपको बात ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि वो तो अमेरिका की सीमा में पहुंच गया तो वहाँ उस पर क्राइम होगा तो अमेरिकन लॉ लगेगा, ऐसा नहीं है, इंडियन लॉ लगेगा। इंडियन लॉ वहाँ पर लगने वाला है क्योंकि वो भारत में रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट आता है सी पोर्शन। अब ये मेन चीज़ देखिए क्या बता रहे हैं, जो मैंने पहले ही बताया था कि भारत में स्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर, कंप्यूटर संसाधन कहाँ है, भारत में है, तो भारत में स्थित उस कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर या परे किसी स्थान पर किसी भी व्यक्ति द्वारा अपराध जो है किया जा रहा है। तो ये बहुत मेन चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि यहाँ इस सेक्शन में जो आपने ऑफेंस वर्ड पढ़ा है, ऑफेंस को देखिए 2(4) में डिफाइन किया गया है यहाँ बीएनएस के, और ये कह रहे हैं कि अपराध शब्द जो है उसके अंतर्गत भारत से बाहर किया गया वो प्रत्येक कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस अधिनियम के अकॉर्डिंग जो है पनिशेबल होता। तो ये रजिस्ट्रेशन है, ये आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है इसमें सेक्शन 6, सबसेक्शन 6 है, धारा एक ही चल रही है अब सबसेक्शन 6, और ये चीज़ें आईपीसी के सेक्शन 5 में आप लोग पढ़ते थे। ये देखिए ये एक सेविंग क्लॉज होता है जो ये हर एक्ट के अंदर होता है, हर कोड के अंदर होता है, जिसमें ये बात बताई गई कि ये जो आप एक्ट पढ़ रहे हो ये कहाँ पर अप्लाई, किन चीज़ों पर इफेक्ट नहीं डालेगा। तो सीधी सी बात है, ये जो हम बीएनएस पढ़ रहे हैं ये भारत, इसका कोई भी प्रोविज़न जो है, कोई भी बात भारत सरकार की सेवा के जो ऑफिसर्स हैं, भारत सरकार की सेवा के जो ऑफिसर्स हैं या उनके जो सोल्डर्स हैं या फिर जो नौसैनिक हैं, जो वायुसैनिक हैं, सेलर्स हैं, या फिर जो उनकी एयरफोर्स है, उसके द्वारा अगर कोई म्यूटनी या डिजर्सन किया जाता है, यानी कि विद्रोह या भित्याजन किया जाता है, तो उसके लिए दंडित करने वाले किसी उपबंधों के अधीन या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। कहने का मतलब इस सब सेक्शन का सीधा सा इतना है कि हमारा जो बीएनएस है वो, यदि कोई जो हमारी सेना है वो अगर विद्रोह करती है या भित्याजन करती है, मतलब छोड़ दे, त्याग देती है उसको सेना को, तो उनको पनिशेबल करने के लिए बीएनएस लागू नहीं होगा। साथ ही साथ जो हमारे स्पेशल या फिर जो लोकल लॉज हैं उनके किसी भी प्रोविज़न पर जो है बीएनएस प्रभाव नहीं डालेगी। यानी कि अगर कहीं पर लोकल लॉ या स्पेशल लॉ और हमारी जो कॉमन लॉज है जैसे बीएनएस हो गया, इनके प्रोविजंस आपस में